तो उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े, उनके जीवन में तकलीफ़ें कम आए, परिवार के अंदर हमेशा शांति बनी रहे, सुख और समृद्धि रहे। तो काले रंग की सरसों लेनी है। काले रंग की सरसों को आप जिसको राई कहते हैं, राई कहते हैं, वो आपको लेनी है। उसको आप लाल कलर के कपड़े में बांध करके और अपने ईशान कोण में एक कील के ऊपर उसको बांध दीजिए और रोज़ाना उसको धूप दीप दिखाइए। जय सिया राम। इस वक्त हमारे सामने ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम दर्शकों। और आज कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे बात हो रही थी आपके साथ जी। और बातों के दरमियान आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जब जीवन में परेशानी होती है तभी तो व्यक्ति समाधान ढूंढता है। सब कुछ अच्छा चल रहा है तो फिर सब ठीक है, लेकिन व्यक्ति जब परेशान होता है, किसी प्रकार की दिक्कत होती है, या जो लोग समझदार लोग हैं वो दूसरों के अनुभव से भी सीखते हैं। बिल्कुल। वो चाहते हैं कि उनका हर कदम शास्त्रीय तरीके से उठे, शास्त्रोचित जो विधियां बताई गई हैं उसके अनुसार उठे। इसमें से एक महत्वपूर्ण जो कार्य है व्यक्ति का और सपना भी होता है मकान जी। चाहे वो खुद के मकान में जा रहा हो या फिर किराए के मकान में जा रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए कौन सा मकान अच्छा रहेगा, यानी कि किस दिशा की तरफ उसका मुख्य दरवाज़ा हो तो उसके लिए ज़्यादा शुभकर रहेगा, हितकर रहेगा। बहुत सारे लोगों की जिज्ञासाएं रहती हैं। बिल्कुल। और इसी बारे में आप बता रहे थे, काफ़ी दिलचस्प बातें आपने बताई थी कि ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं कि आप भक्तों के साथ भी साझा करें कि क्या खास बता रहे हैं इस विषय पे आप। जी। देखिए, वास्तु को ना हमने मतलब ये बहुत बड़ा विज्ञान है। अच्छा। बहुत बड़ी साइंस है और वास्तु बहुत बड़ा है, लेकिन हमने इसको सूक्ष्म बना दिया है। यानी कि जब समस्या की बात आती है और फिर उसके समाधान की बात आती है तो हम उसको हर तरीके से लेकर के चलते हैं। वास्तु के माध्यम से भी समाधान होता है, जन्म कुंडली के माध्यम से भी समाधान होता है, यानी कि ज्योतिषीय एंगल से देखें तो भी समाधान होता है। न्यूमरोलॉजी यानी अंकों का जो खेल होता है उसमें भी उस रूप से भी विचार किया जाता है, उस रूप में भी समाधान होता है। तो अलग अलग पद्धतियाँ हैं समाधान करने की। जब जहाँ जिस विधि की ज़रूरत होती है उसका उपयोग उसका इस्तेमाल किया जाए। अच्छा। लेकिन होता क्या है कि इस कड़ी में जब वास्तु की बात आती है तो हम उसको हमेशा अधूरा ही लेके चलते हैं। मान लीजिए किसी को अपने घर में मकान जो वस्तुएं हैं उनकी सेटिंग करनी है, या कोई व्यक्ति यदि मकान बनाना चाहता है तो सबसे पहली बात आती है मुख्य दरवाजे की, कि मुख्य दरवाज़ा कहाँ रखा जाए, क्योंकि वहीं से एंट्री रहेगी, वहीं से आवाजाही रहेगी और जो भी एंट्रेंस है मेन तो वही चीज़ है, सभी चीज़ वहीं से सभी का आना जाना होता है। तो उसमें अक्सर ये देखा जाता है कि जब लोग पूछते हैं या उसका चयन करते हैं कि जो आसपास के हमारे लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनसे हम आधी अधूरी जानकारी लेते हैं। वो ऐसा कह रहा था, उसने ऐसा कहा, और कोई हमारे पड़ोसी थे वो ये कह रहे थे कि आप पूर्व मुखी मकान लीजिए बड़ा अच्छा रहेगा, कोई ये कह रहा था कि आप उत्तर मुखी मकान लीजिए। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि क्या उस रूप में आपको पूर्ण जानकारी मिलती है? कोई जानकार व्यक्ति या वास्तु एक्सपर्ट ही तो आपको पूर्ण नॉलेज दे सकता है, पूरी जानकारी दे सकता है। ज़्यादातर लोगों का मानना है, बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि जो पूरब दिशा के तरफ का जो मकान है, यानी कि आपका दरवाज़ा पूरब की तरफ खुलता हो जी, तो सूरज की रोशनी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। आमतौर पे ऐसा लोग कहते हैं। तो क्या ये सबके लिए ठीक रहता है या फिर अलग अलग लोगों के लिए है? देखिए, यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप खुद सोचिए, मान लो किसी जगह पर या किसी बिल्डर ने 2 लाइनें बनाई, 2 मतलब एक कॉलोनी बनाई, उसमें ऐसे बीच में रास्ता है और जो इधर वाली लाइन है उसका मुंह उत्तर की तरफ है और जो इधर वाली लाइन है उसका जो मुख है वो दक्षिण की तरफ है। तो क्या सभी लोग उत्तरमुखी मकान लेंगे? तो जिनको जानकारी है या जिनको पता है अपनी कुंडली के माध्यम से
यदि वो मकान का चयन करते हैं, उसके फेस का चयन करते हैं, तो उनकी तरक्की उसी दिन से होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, मतलब ये अलग अलग लोगों पे निर्भर करता है कि किसके लिए कौन सा मकान बना है, किसको कौन सा सूट करेगा। बिल्कुल, आप देखिए अच्छा। ना कि जैसे एक बिल्डर ने मकान बनाए तो उसमें पूरब मुखी मकान भी होते हैं। भाई हमारी 4 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और 4 ही कोण हैं, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण। तो सभी दिशाओं में मुख होता है और सभी दिशाओं का अपना महत्व है। सभी दिशाओं के मुख्य रूप से देवता होते हैं जो उनको संचालित करते हैं। तो सभी मकान अच्छे होते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ये आपका असेंडेंट डिसाइड करता है, आपकी कुंडली डिसाइड करती है कि आपको कौन से मुख का, कौन से फेस का मकान लेना चाहिए। अच्छा। एक बार अगर व्यक्ति इस तरीके से अपने घर का चयन करता है तो मैंने देखा है कि उसकी तरक्की भी होती है और उसको जीवन में बहुत सारी समस्याओं का बहुत लंबे समय तक। अच्छा, कुछ लोग देखते हैं, जैसे हमने ये देखा है कई बार कि जैसे कुछ लोग तो बड़े अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो देखते हैं कि अपार्टमेंट का जो मुख्य गेट है जी, वो किस तरफ है। भले ही वो अंदर आकर के उनका जो मुख्य दरवाज़ा है कभी उत्तर, कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी दक्षिण हो जाता है, तो वो देखते हैं कि हमारा जो बिल्डिंग है, मेरी जो बिल्डिंग है, उसका मुख्य दरवाज़ा किस तरफ है। ऐसे ही जो लोग अपना घर बनाते हैं तो कई बार उनका जो गेट है जी, वो तो होता है पूरब की तरफ, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो फिर वो उनका जो दरवाज़ा है घर में एंटर करने का, वो कई बार दक्षिण की तरफ हो जाता है। तो इसमें ध्यान किसका रखना चाहिए लोगों को? क्योंकि लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि जो मकान है उसका सबसे पहला जो दरवाज़ा है उस पर ध्यान रखते हैं और बाद में तो मान लेते हैं कि सब ठीक है। देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ आपके इस प्रश्न के माध्यम से, जैसे अगर हम किसी जगह की भी बात करते हैं तो वहाँ पर भी गेट होते हैं। आप किसी भी सिटी में चले जाइए, बाहर एक बड़ा सा मुख्य एक गेट लगाया जाता है जिसके अंदर से एंट्री करके हम उस स्थान में प्रवेश करते हैं। या अगर हम सोसाइटी के मुख्य दरवाजे की गेट की बात करें तो उसके ऊपर छत नहीं होती, वो ऊपर से खुला होता है। वास्तु की शुरुआत होती है वहाँ से, या जब हम गेट देखते हैं वो देखते हैं जिसके ऊपर लेंटर पड़ा हुआ हो, यानी कि जिसके ऊपर छत हो। जब आप सोसाइटी के गेट में एंट्री करके अपने फ्लैट के अंदर एंट्री करते हैं, उसका जो मुख्य दरवाज़ा होता है उसके ऊपर छत होती है। मुख्य दरवाज़ा आपका वही माना जाएगा और वास्तु के अकॉर्डिंग भी उसी को केंद्र मानते हुए आपको चयन करना चाहिए। अच्छा। अब मुख कैसे देखेंगे आप? बाहर से अंदर की तरफ जाते हुए देखेंगे या अंदर से बाहर की तरफ आते हुए देखेंगे? मैं ये भी आपको बता देता हूँ। आप अपने कंस्ट्रक्शन के अंदर खड़े हो जाइए, बाहर की तरफ फेस कीजिए, जो दिशा आपको मिलती है उस दिशा, वो मुख आपके फ्लैट का हो गया, आपके मकान का हो गया। मान लो आप अंदर खड़े हैं और आपने बाहर की तरफ देखा और वो दिशा मान लो ईस्ट है, पूर्व है, तो आपका जो मकान है वो ईस्ट फेसिंग हो गया, पूर्वमुखी हो गया। बिल्कुल, है ना? तो ये सबका अलग अलग होता है। ये तो मैंने बताया ना कि वास्तु को सूक्ष्म बना देते हैं, छोटा बना देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा है। अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से देखें तो ऐसे तो ये तो मोटा मोटा रूप में सबको पता है, कहीं कोई सुन लेता है, किसी ने किसी को बता दिया, कहीं आस पड़ोस से पता चल गया कि आप ईस्ट फेसिंग मकान ले लीजिए या आप नॉर्थ फेसिंग ले लीजिए या आप ईशान कोण का मकान ले लीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन इससे भी ऊपर की बात यह है कि जो मकान का ओनर है, यानी जिसके नाम पे रजिस्ट्री हो रही है, जो मकान ले रहा है, जिसके मेहनत की नेक कमाई उसमें लग रही है, उसकी आप कुंडली देखिए और असेंडेंट देखिए, यानी लग्न देखिए। तो लग्न ये निर्धारित कर देता है कि आपको कौन से फेस का मकान लेना चाहिए और वो आपको सूट करेगा या नहीं करेगा। और अक्सर मैंने देखा है जिन्होंने अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग मकान खरीदा है, क्योंकि ये तो एक छोटी सी नॉलेज हो गई कि अगर आप किसी को ये बता दिया कि भाई आप पूर्वमुखी मकान अच्छा रहता है, उत्तरमुखी मकान अच्छा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी मुख का अपना महत्व है। आपकी कुंडली का असेंडेंट ये डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा मकान लेना चाहिए। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो लोगों के जीवन में शुभता रहे, सब कुछ अच्छा रहे, इसके लिए लोग किन बातों का ध्यान रखें? कैसे मकान लें? फिर वो क्या कुंडली विश्लेषण कराएं या फिर कोई सामान्य कुछ नियम भी है कि इसका हम पालन करें और उस तरह के मकान में हम चले जाएं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो अपनी जन्म कुंडली, जो भी मकान लेना चाहता है वो अपनी जन्म कुंडली खोल देख ले।
अपनी जन्म कुंडली खोलें, उसमें लग्न होता है प्रथम भाव, उसको देखें या किसी योग्य विद्वान से दिखाएं। जिन व्यक्तियों का मेष लगन है, ऐसे व्यक्ति दक्षिण मुखी मकान खरीदें। अच्छा। अगर वो दक्षिण मुखी मकान खरीदते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं, तो आप यकीन मानिए उनकी उन्नति भी होगी, वो मकान उनको फलदायी भी होगा, आगे भी बढ़ेंगे। यानी या तो खरीदते हैं या फिर किराए पे जाते हैं। बिल्कुल, दोनों ही रूप में। अगर वो किराए पे भी जाते हैं, देखिए किराए से ही व्यक्ति अपना मकान लेता है, किराए का मकान सूट करता है, तो उसी से ऐसे योग बनते हैं, ऐसे संयोग बनते हैं कि व्यक्ति अपने घर में भी प्रवेश करता है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। कई बार लोग सोचते हैं कि हमारा तो किराए का घर है, उसमें भी ना तो वास्तु का ध्यान देते हैं और ना ही साफ़ सफाई का ध्यान देते हैं। ये सोचते हैं कि ये तो किराए का है, जब हम अपने घर में जाएंगे वहीं हम अच्छे साफ़ सफाई रखेंगे, उसी को हम व्यवस्थित सुव्यवस्थित तरीके से रखेंगे। लेकिन जिसकी इनके विपरीत सोच होती है कि ठीक है किराए का ही है, लेकिन रह तो हम ही रहे हैं इसके अंदर, तो वो अपने घर की तरह अगर उसको लेकर के चलते हैं और सभी बातों का ध्यान रखते हैं, वास्तु का भी ध्यान रखते हैं, तो यकीन मानिए वो समय दूर नहीं होता कि भगवान माँ लक्ष्मी उनके ऊपर ऐसी कृपा कर देती है कि मुझे नहीं पता, कहीं से भी उनके पास धन की व्यवस्था होती है, उनके पास ऐसी व्यवस्था हो जाती है धन की कि वो अपने मकान के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। अच्छा। क्योंकि वो उसी मकान को अपना समझते हैं और वो उनके ऊपर ऐसी कृपा। मतलब जिनका मेष लग्न है वो दक्षिण मुखी मकान में जाए, तरक्की होगी। अच्छा। अब आते हैं दूसरा लगन, वृषभ लगन। अच्छा। अगर किसी व्यक्ति का वृषभ लगन है, तो ऐसे व्यक्ति या तो साउथ ईस्ट का मकान ले या फिर नॉर्थ वेस्ट का मकान ले, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में मिथुन असेंडेंट, मिथुन लग्न वाले या तो नॉर्थ फेस का मकान ले या ईस्ट फेसिंग मकान ले या वेस्ट फेसिंग, यानी उस घर का जो मुख है या तो उत्तर की तरफ हो या पूर्व की तरफ हो या पश्चिम की तरफ हो। अच्छा। उसके बाद में कर्क लगन वाले विशेष रूप से ध्यान रखें कि वो साउथ फेसिंग मकान में रहे तो उनके लिए बड़ा उत्तम रहेगा, वहाँ से उनकी ग्रोथ होगी, संघर्ष और स्ट्रगल कम होंगे। ईस्ट फेसिंग मकान में भी वो रह सकते हैं, उनके लिए फलदायी रहेगा। और नॉर्थ वेस्ट फेसिंग का मकान भी यदि वो लेते हैं और उसमें अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो उनकी तरक्की भी होगी, सफलता भी मिलेगी और कष्टों का भी उनको कम से कम ही सामना करना पड़ेगा। अच्छा। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि बाद में हम लास्ट में जिन्होंने घर ले लिया है और किसी वजह से उनके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो वो वास्तु की वजह से भी हो सकती है, वो लोग क्या उपाय करें जिससे उनकी समस्याओं से उनको मुक्ति मिल जाए, वो उपाय भी आपको लास्ट में बताएंगे। अब आते हैं सिंह लगन के लिए। सिंह लगन वाले साउथ फेसिंग मकान ले सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नॉर्थ फेसिंग मकान ले सकते हैं, यानी उत्तरमुखी मकान ले सकते हैं, और ईस्ट फेसिंग मकान ले सकते हैं। ये सिंह लगन वाले एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि वो वेस्ट फेसिंग मकान कभी ना लें। यदि वो वेस्ट फेसिंग मकान लेते हैं, चाहे वो रेंट का है या वो अपना है, कहीं ना कहीं उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस बात का वो ध्यान रखें। अब आते हैं कन्या लग्न वालों के लिए। अपनी कुंडली खोलें, उसमें देखें या किसी विद्वान से चेक कराएं। यदि वो बताते हैं कि आपका जो लग्न है, जो असेंडेंट है वो कन्या है, तो आप नॉर्थ फेसिंग मकान ले सकते हैं, वेस्ट फेसिंग मकान ले सकते हैं। साउथ ईस्ट का जो कॉर्नर होता है, अच्छा, जैसे साउथ और ईस्ट का जो कॉर्नर है, कॉर्नर है, जो मिड पॉइंट है, वो मकान ले सकते हैं, उनके लिए बहुत फलदायी रहेगा, बड़ा उत्तम रहेगा। अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं तुला लग्न के लिए। अच्छा, एक और बात मुझे ध्यान में आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो दरवाजे लगाते हैं अपने घरों में, जैसे घर बना लिया या कहीं किराए पे ही जा रहे हैं, तो एक दीवार है, उस दीवार में दरवाज़ा कहाँ हो, ये भी महत्व रखता है। बिल्कुल रखता है। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया मनोज जी, और मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये भी बड़ी दुविधा रहती है, ये भी लोगों को पता नहीं होता, इस बारे में भी लोगों को जानकारी नहीं होती। आपको जिस दीवार पर या जिस दिशा में दरवाज़ा लगाना है, जिस वॉल पर, उस दीवार के आप 9 पार्ट कर लीजिए, 9 हिस्से कर लीजिए। लेफ्ट से चौथे हिस्से में आप दरवाज़ा लगा दीजिए, आपके लिए सदैव ही फलदायी रहेगा, उत्तम रहेगा। बाएं से चौथे हिस्से में लगाएं। बाएं से पहले उसके 9 पार्ट कर लीजिए बराबर, फिर बाएं से
यानी लेफ्ट से जो चौथा पार्ट है उसमें आप दरवाजे को लगा दें। यानी आप दरवाजे पे खड़े हो जाएं, आपका मुख जो बाहर की कंस्ट्रक्शन तरफ है, हो। जो अच्छा, आपके घर का बाहर की तरफ नहीं, जो कंस्ट्रक्शन एरिया है अच्छा, उस तरफ देखते हुए। उधर खड़े हुए, और सामने वाली दीवार को जब आप देखेंगे उसके 9 पार्ट करेंगे, 9 हिस्से करेंगे, लेफ्ट से चौथे हिस्से में आप अपना मुख्य दरवाज़ा लगा देंगे। अगर आपने इस विधि को अपना लिया तो मुख्य दरवाजे से जो वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं आपको वो परेशानी कभी नहीं होगी। आपका दरवाज़ा बिल्कुल सही दिशा में होगा और आपको मुख्य दरवाजे से संबंधित कभी कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं आएगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तुला लग्न वालों के लिए। जो तुला लग्न वाले हैं वो साउथ ईस्ट मकान लें, यानी जो साउथ और ईस्ट में हो। नॉर्थ वाला मकान ले सकते हैं, उत्तर दिशा वाला, और पश्चिम दिशा, वेस्ट दिशा वाला मकान उनके लिए शुभ रहेगा। तुला लग्न वालों को, तुला लग्न वाले जिनका लिब्रा लग्न है, तुला लग्न है। यानी राशि नहीं लग्न की बात हो रही है। हाँ, इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ कोई राशि की बात नहीं है, लग्न की बात है। हाँ, ना ही कोई नक्षत्र की बात हो रही है। सिर्फ और सिर्फ मैं बार बार बता रहा हूँ, आप अपने असेंडेंट यानी लग्न से ये चयन करें। लग्न की बात हो रही है तो तुला लग्न वाले साउथ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट फेस वाला मकान लें, उनके लिए अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए। वृश्चिक लग्न वाले या तो साउथ वाला मकान लें या फिर ईस्ट वाला मकान लें, यानी वो पूर्व मुखी मकान ले सकते हैं, बहुत अच्छा उनके लिए रहेगा। या फिर साउथ यानी दक्षिण मुखी मकान ले, उनके लिए बहुत अच्छा, बड़ा उत्तम और बड़ा फलदायी रहेगा। अच्छा, अब आते हैं धनु लग्न के लिए। धनु लग्न वाले नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट फेसिंग मकान ले सकते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ऐसे मकान में यदि वो रहते हैं उनकी ग्रोथ भी होगी और उनको अन्य बीमारियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, और जो एक डर, भय, चिंता और शत्रुओं द्वारा जो परेशानी होती है वो भी उनको नहीं होगी। उसके बाद में मकर लग्न। मकर लग्न वाले वेस्ट फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग मकान ले सकते हैं, उनके लिए शुभ रहेगा। आइए अब बात करते हैं दर्शकों 11वें नंबर की राशि कुंभ राशि। लग्न, सॉरी लग्न, हाँ जी, लग्न। गलती से अगर कहीं राशि भूल गया हो तो आप ये ध्यान रखें, उसको लग्न माने। मैं सभी, हाँ, उसको लग्न माने आप। लग्न की ही यहाँ बात हो रही है, लग्न के अनुसार ही आपको यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। तो जो कुंभ लग्न वाले हैं, क्योंकि ये बड़ा हाईली एम्बिशियस लग्न होता है, ऐसे लोग जीवन में कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, कभी थक के हार मान के नहीं बैठते। ऐसे व्यक्ति या तो वेस्ट फेसिंग मकान ले या साउथ फेसिंग मकान ले, और या फिर नॉर्थ फेसिंग मकान ले। ईस्ट उनके लिए अच्छा नहीं होता, जबकि हर व्यक्ति ये सोचता है कि बस हमें ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग मकान मिल जाए, या ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट वाला मकान मिल जाए। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ईस्ट फेसिंग मकान उतना अच्छा नहीं होता। अच्छा, अब आते हैं सबसे लास्ट और आखिरी लग्न, मीन लग्न। मीन लग्न वाले ध्यान रखें कि वो सिर्फ 2 प्रकार के मकान ले सकते हैं, उनमें गृह प्रवेश कर सकते हैं, एक तो नॉर्थ फेसिंग और एक ईस्ट फेसिंग। अगर इसके बाद में कोई ऐसा मकान आपको मिल रहा है जो साउथ फेसिंग है तो उसमें भी आप प्रवेश कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं। आप साउथ फेसिंग मकान में भी एंट्री कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। और जी हाँ, बिल्कुल, शायद आप वही बताने जा रहे हैं। अगर कोई गलती से अगर इस क्राइटेरिया पे जो उस हिसाब से उसने नहीं लिया है तो फिर वो क्या करे? जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मकान बना लिया, ख़रीद लिया, अब वहाँ तो उस फेस का मकान है नहीं, फिर इसका भी कुछ उपाय है या फिर तोड़ फोड़ करना पड़ेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं यहाँ पर ये चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि आधे लोग तो वास्तु पे जाते ही इसीलिए नहीं है, वास्तु का तोड़ फोड़ करना पड़ेगा, क्योंकि वास्तु का नाम सुनते ही उनको लगता है कि अब जरूर कोई हमें ये ऐसी बात बताएंगे या हमें मकान तोड़ना या फोड़ना पड़ेगा। दर्शकों, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ होती है जानकारी, और ये ज़रूरी नहीं है कि वास्तु का अगर जिक्र आया तो तोड़ फोड़ ही करनी पड़ेगी। वास्तु तो वस्तु से भी बना है। आप अपने घर में जो सेटिंग होती है सामान रखने की, आप उसको अगर जहाँ उसकी जगह है आप उसको सुव्यवस्थित तरीके से वहाँ पर रखेंगे, उससे भी वास्तु ठीक हो जाता है।
और यहाँ तो शुरुआत ही हो रही है कि कौन से मुख का मकान या फ्लैट आपको खरीदना चाहिए, तो ये शुरुआत हो गई। ऐसे ही प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कहा जाता है ना, तो आप पहले से ही जानकारी लेकर के चले। बिल्कुल। आप ऐसा मौका ही क्यों दे रहे हैं गलतियों का कि आप पहले गलत मकान खरीदें बाद में ठीक करें। आप पहले से ही ऐसा मकान लीजिए जिसमें अधिकतर मकान वास्तु के अकॉर्डिंग हो, और उसके बाद में भी नहीं है तो तोड़ने फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आज भी हमारे वास्तु में और हमारे ज्योतिष में ऐसे कुछ समाधान बताए गए हैं जिनको करने से हमें वास्तु दोषों से मुक्ति मिलती है, और जो भी हमारे घर में नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक होता है, उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। बिल्कुल। और वास्तु का मतलब भी है 5 तत्वों से जो शरीर बना है, बिल्कुल। 5 तत्वों को सुव्यवस्थित कर देना वास्तु है। बिल्कुल। इसलिए तो जल तत्व और अग्नि तत्व तमाम चीज़ें इनकी बातें होती हैं। ध्यान दी जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उपाय क्या है? बैलेंस करना जी चाहता हाँ है। जी हाँ जी हाँ। अब यदि मैं उपाय की बात करूं कि जिनका जो हमने बताया है इस लग्न के हिसाब से उनके मुख्य दरवाजे का जो मुख है वो उस दिशा में नहीं है, तो उनको क्या उपाय करना है ताकि यदि उनको परेशानी आ रही है तो उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े, उनके जीवन में तकलीफ़ें कम आए, परिवार के अंदर हमेशा शांति बनी रहे, सुख और समृद्धि रहे। तो काले रंग की सरसों लेनी है। काले रंग की सरसों को आप जिसको राई कहते हैं, राई कहते हैं, वो आपको लेनी है। उसको आप लाल कलर के कपड़े में बांध करके और अपने ईशान कोण में एक कील के ऊपर उसको बांध दीजिए, और रोज़ाना उसको धूप दीप दिखाइए। ईशान कोण कहते हैं पूरब और उत्तर के कोने को ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण। तो वहाँ पर आप क्या काम करें, आप काली सरसों लें, थोड़ी सी लाल कपड़े में बांध दीजिए, उसको जो है लाल कपड़े के अंदर बांधिए और उसको ईशान कोण में आप किसी कील के ऊपर टांग दीजिए, या लाल कलर के यानी कि मौली या कलावे से या लाल कपड़े से ही उसको आप बांध दीजिए, और उसके ऊपर जल और कच्चे दूध का छींटा लगा दीजिए, और रोज़ाना उसको धूप दीप दिखाइए। दूसरा उपाय, आप एक 9 इंची का त्रिशूल बनवाइए। त्रिशूल बनवाते समय लोग एक गड़बड़ी करते हैं कि जो त्रिशूल के जो लेफ़्ट और राइट वाली जो आकर के जो फैलता है उसको ऊंचा कर देते हैं और बीच वाले को छोटा कर देते हैं या समानांतर कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। अच्छा। तो जो उसका बीच वाला हिस्सा है वो लंबा होना चाहिए, अच्छा, ऊंचा उठा हुआ होना चाहिए। साइड के दोनों सिरों से बीच वाला लंबा होना चाहिए, और जो दाएं और बाएं वाले हैं सिरे हैं वो नीचे होने चाहिए। वो ही उसी त्रिशूल का महत्व है। अच्छा। कई बार लोग गलत त्रिशूल लगा देते हैं तो वो उपाय का उतना फल नहीं मिल पाता, इसलिए ये ध्यान में बात आ गई तो मैंने अपने दर्शकों के साथ में साझा करना उचित समझा। तो एक 9 इंची का त्रिशूल बनवाइए जिसकी कंप्लीट त्रिशूल की लंबाई 9 इंच हो। उसको शुक्रवार की रात को हाथ पैर मुंह धो करके जब आप सोने चलें, एक लोहे के पात्र में, लोहे की कढ़ाई में, लोहे का कोई भी पात्र है, उसमें सरसों का तेल डालिए, 1 रुपये का सिक्का, काले उड़द के कुछ दाने, कुछ काले तिल साथ में डाल दीजिए और उस त्रिशूल को उसमें डुबो दीजिए। अच्छा। अगले दिन सुबह सूर्योदय के समय पे उठिए, थोड़ा जल्दी उठिए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के उस त्रिशूल को उसके अंदर से निकालिए और उसको साफ कपड़े से पोंछ लीजिए अच्छे तरीके से। फिर गंगा जल से स्नान कराइए, उसके ऊपर तिलक लगाइए और उसको शिव जी के समक्ष रख दीजिए या शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। धूप दीप दिखाइए, थोड़े फूल और अक्षत चढ़ाइए, उसको उठा करके अपनी मनोकामना बोल दीजिए कि हमारे घर में कोई भी अगर वास्तु दोष से संबंधित परेशानी है तो भोले बाबा आप उससे हमें मुक्त कीजिए। जो भी आपकी मनोकामना है, विष है, वो बोल दीजिए, वो भोले भंडारी के समक्ष रख दीजिए और सभी परिवार वालों का हाथ लगवा करके उसको बाहर की तरफ मुख्य दरवाजे के ऊपर आप उस त्रिशूल को विद्यमान कर दीजिए, लगा दीजिए। जो मेन गेट की जो बात हुई है, मेन गेट के ऊपर जो आपके घर या फ्लैट या आपके ड्राइंग रूम में एंट्री का जो मुख्य दरवाजा है उसी के ऊपर लगा उसी के ऊपर उसको मध्य भाग में बीच में लगा दीजिए। अच्छा। उसके बाद में किसी भी गुरु पुष्य नक्षत्र में या गुरुवार के दिन थोड़ी सी हल्दी लेनी है, उसमें थोड़ा सरसों का तेल मिला करके और ओमकार बना देना है मुख्य दरवाजे के दाएं और बाएं में, और ओमकार देवता को प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करनी है कि वो आपको सभी प्रकार के
दुखों कष्टों से आपको मुक्त कर दे। ओमकार देवता से प्रार्थना कीजिए। ये मैंने 2-3 प्रयोग आपको बताए हैं, आप इनको करके देखिए, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। मैं बताता रहता हूँ, ये प्रयोग हम करते रहते हैं, बड़ा अच्छा इसका प्रभाव मिलता है। तो आज आपके साथ भी साझा किया है, आप भी एक बार इस अनुभव को करके देखिए। आपका कैसा भी मकान है, वैसे तो बताया है कि कौन से फेज़ का मकान लेना चाहिए, लेकिन जो रह रहे हैं अपने मकान में ऑलरेडी ले चुके हैं, उनको कुछ तकलीफ़ आ रही है, तो आप इन बड़े छोटे से, बड़े आसान से, बड़े सरल से मैंने आपको कुछ उपाय और प्रयोग विधि बताई, आप इसको करके देखिए, आपको आनंद आएगा और कष्टों से मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। पहले तो ध्यान रखिए कि हम वैसा ही मकान लें जो कि वास्तु के हिसाब से सही हो। बिल्कुल। और किसी कारणवश अगर चले गए हैं तो समस्या है, तो समाधान भी है। आपने शुरू में कह दिया कि तोड़ फोड़ से, उसमें तोड़ फोड़ नहीं होने वाला। लोग डर जाते हैं कि इस बार लगता है कि मकान का नक्शा ही बदलेगा, इसलिए वास्तुशास्त्रियों को बुलाने से लोग डरते हैं। और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है, लोगों की सोच ऐसी ही है। तो डरिए नहीं, इसका समाधान होगा, और इसमें बगैर तोड़ फोड़ किए उसका समाधान निकलता है। ये तो आपने सामान्य उपाय बता दिया। हमने तो सुना है कि कई बार आप जब जाते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे कई बार अवलोकन करने के बाद भी कुछ पता चल जाता है कि यहाँ ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। बहुत सारे रेमेडीज़ होती हैं, और भी बहुत सारे वास्तु के उपाय होते हैं। वो जगह के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, स्थिति परिस्थिति के हिसाब से उसको चेक करने के बाद में ही बताया जाता है। लेकिन जो ये प्रयोग है, ये सामान्य रूप से कोई भी कर सकता है, और उसको लाभ भी 100% मिलेगा, क्योंकि हम तो बताते रहते हैं, इसीलिए है। तो इसीलिए मतलब आप हमारे दर्शकों के सामने भी ये उपाय रखे हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि जैसे कुछ लोग ना वास्तु के, मतलब जैसे आपने बताया कि तोड़ फोड़ करना पड़ेगा, तो इसलिए डर की वजह से भी जानकार लोगों से नहीं पूछते, जिसको नॉलेज है, जिसको ज्ञान है, या जो वास्तु एक्सपर्ट है, उनसे नहीं पूछते, आसपास के लोगों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। और कई बार हमने देखा, लोग सोचते हैं कि अगर 10 लोग या 100 लोग एक बात को कह रहे हैं तो वो सही है, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं। अगर मान लो एक बात को 100 लोग कह रहे हैं और वो मान लो गलत ही कह रहे हैं, तो आप भी उसको अपना रहे हैं, आपके साथ भी गलत हो रहा है। तो जानकारी के साथ में कोई काम कीजिए आप, तो वो ठीक उसी तरीके से होगा जैसे मैंने बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप जानकारी के साथ करेंगे तो आपके घर में वास्तु दोष की संभावनाएं, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पर आप ध्यान दीजिए, और निश्चित तौर पे जीवन मंगलमय बनेगा। और जीवन में सब अच्छा चल रहा है तब तो ध्यान ही नहीं जाता। जब मुश्किल स्थिति आती है, घड़ी आती है, तभी तो व्यक्ति चाहता है कि कहीं से कुछ समाधान मिल जाए, और ऐसे लोगों को समाधान मिल भी जाता है। बिल्कुल, तीनों रूप से समाधान मिलता है। हाँ, वास्तु के हिसाब से भी, ज्योतिष के हिसाब से भी, और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी, और भी अन्य पद्धतियाँ हैं। सभी तरीके से चेक किया जाता है और समाधान लोगों को प्राप्त होता है। जी हाँ, जी हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया राम। जय श्री